हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? इंद्राज सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज पटेल। आज हम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 क्लास 8 की बुक पर अगले यूनिट 5 और चैप्टर 9 पे चर्चा कर रहे थे। उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, तो देखते हैं। चलिए, तो यूनिट 5 हम देख रहे हैं कि आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका, और इसे मैंने दो पार्ट में तोड़ा था। दूसरे पार्ट में हम वही चैप्टर है, चैप्टर 9 जन सुविधाएं। ठीक है, चैप्टर 9 को जन सुविधाओं के रूप में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आगे हम चर्चा करें जन सुविधाओं में कि सरकार इन पे विकल्प, जैसे हमने कल एक अगर हल्की सी नज़र डालें पूरे चैप्टर पे, अगर हम इस पे एक समरी के रूप में, तो देखिए ये चैप्टर 9 है जन सुविधाएं, और ये जीवन के अधिकार के रूप में पानी की बात हो रही थी। ठीक है, इस पे हमने देखा कहाँ से आता है, कैसे बीमारियां आती हैं, इन सब पे बात की थी। सार्वभौमिक पहुंच की बात की थी कि हर व्यक्ति के पास जब कोई जन सुविधा पहुंच जाती है तो सार्वभौमिक पहुंच में आ जाती है। ठीक, आंध्र प्रदेश सुप्रीम कोर्ट की, वो हाई कोर्ट की गाइडलाइन, ठीक, एक पीआईएल के माध्यम से शिकायत से कि पानी को कैसे विषैला किया जा रहा था, इस पर चर्चा की। स्वच्छता, स्वास्थ्य, स्वच्छता सुविधाएं, अगर हम जन सुविधाओं की बात करें तो स्वास्थ्य है, स्वच्छता, परिवहन, कॉलेज, विद्यालय, बिजली, सड़क, ये जन सुविधाओं के पार्ट है जो सरकार के माध्यम से पूरा किए जाते हैं। ठीक, मसलन गांव में अगर देखे स्कूल बना दिए जाए, बिजली अगर गांव में पहुंच गई तो खेतों में सिंचाई, तो ये सामूहिक रूप से सभी लोगों को प्राप्त होगा। आगे जन सुविधाओं में सरकार की भूमिका मुहैया कराई थी, कैसे कैसे सरकार लोगों को पहुंचाएगी, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार कभी कभी इसमें पीपीटी के माध्यम, प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से भी कंपनियों से सहयोग लेती है और उसको पैसा देती है। ज़्यादातर जन सुविधाओं में मुनाफे की गुंजाइश नहीं होती, हम सभी जानते हैं। मलेरिया रोधी अभियान में क्या मुनाफा होगा, पोलियो अभियान में सरकार के अलावा कोई सरकार पूर्ण रूप से पोलियो अभियान में टीकाकरण के माध्यम से क्या है, पोलियो उन्मूलन में लगी है, लेकिन क्या कंपनियों को इसमें क्या फायदा होगा? ठीक, पोलिया बनाने, दवाई बनाने वाली कंपनी को तो फायदा होगा, लेकिन आम घर घर तक पिलाने में तो सरकार फ्री पिला रही है, तो उसमें कंपनी को क्या फायदा होगा? आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब मूलभूत सुविधाएं, जो आपकी मूलभूत आवश्यकता होती है आधुनिक समाज में, जन सुविधाओं का हिस्सा है। चाहे वो संविधान के तहत जीवन के अधिकार तहत मिले थे, हमने बात की थी, आर्टिकल 21 की बात की थी, और आगे चर्चा की थी कि कुछ और सुविधाएं जैसे से विकसित हो जाते हैं। जब परिवहन के साधन है, पुराने संसाधन है, नए संसाधनों का भी विकास होता है इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में। जैसे एक सड़क बनी है तो हो सकता है एक सड़क इस तरफ से बनी है, वही उसी शहर को जा रही हो, तो हो सकता है शहर के दूसरे हिस्से से एक शहर और उसी शहर से जा रही हो, तो क्या है, ये परिवहन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, तो ये सरकार करनी पड़ती है और समय के साथ विकास का हिस्सा है। ये जन सुविधाएं भी विकास का ही हिस्सा है। इस शिक्षा जीव क्या है, शिक्षा का अधिकार कानूनी और मूलभूत अधिकार है, जो किया गया था, इसे कानूनी और अब मौलिक अधिकार के रूप में इसे कानूनी रूप से सभी व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है। देखिए, पोलियो सभी लोगों को प्राप्त है, जन सुविधा थी। अब आगे बात करें इसी तरीके से, ये सब सुविधाएं हैं, ये डायलॉग फॉर्म में कुछ चर्चा थी। अब जन सुविधाएं क्या होती है, इस पे देखा आपने, रुपया कहाँ जाता है सरकार से, केंद्रीय सरकार के कर राजस्व का रुपया आता कहाँ से है। ठीक है, कर का कौन कौन से कर वसूलती है, ये तरीके हैं। ठीक है, ये क्या है, ये जन सुविधाएं हैं, मेट्रो, रेल, ठीक है, बस, तो ये सभी सरकार कैसे बनाती है, इसमें कैसे टैक्स लेती है, आप देखे होंगे। अब किसानों से पानी छीनने पर क्या होता है, अब इसी आगे हम चर्चा कर रहे हैं क्या, यूनिट 5 आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका। ठीक, चैप्टर 9 के पार्ट 2 पे हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो देखेंगे कि गर्मियों के महीने में पानी की कमी से यह हाल पूरे देश के दूसरे शहरों में दिखाई देने लगता है। फिर बात होती है, अगर हम कहें नगर पालिका की जल पूर्ति में कमी, क्या होगी, कमी से निपटने के लिए निजी कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में फैलती जा रही हैं। ये कंपनियां अपने मुनाफे के लिए पानी बेचती हैं। पानी के इस्तेमाल से भी ज़बरदस्त गैर बराबरी दिखाई देती है। आपने देखा होगा गैर बराबरी कैसे कैसे दिखाई देती है।
अब आगे बात करें, शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति लगभग 135 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए। पानी की यह मात्रा क्या है, पानी की यह मात्रा लगभग 7 बाल्टी के बराबर है। ठीक है, एक व्यक्ति को शहरों में क्या है 135 लीटर अगर पानी मिलता है तो 7 बाल्टी के बराबर है। शहरी जल आयोग ने यह मात्रा तय की है, लेकिन झुग्गी बस्तियों में रोजाना प्रति व्यक्ति 20 लीटर से भी कम पानी नहीं मिल पाता, 20 लीटर पानी भी नहीं मिल पाता है। ऐसी बात करें, दूसरी तरफ आलीशान होटलों में रहने वाले लोगों को रोजाना 1600 लीटर 80 बाल्टी पानी तक मिलता है। यही पानी में असमानता, यही जन सुविधाओं की असमानता की बात कही जाती है। अगर हम बात करें, नगर पालिकाओं के जरिए जल आपूर्ति की कमी को अक्सर सरकार की नाकामयाबी माना जाता है। कुछ लोगों की दलील है, चूंकि सरकार जरूरत के हिसाब से पानी मुहैया नहीं कर पा रही है और बहुत सारे शहरी जल विभाग घाटे में चले जा रहे हैं, इसलिए जल आपूर्ति का काम निजी कंपनियों को सौंप देना चाहिए। उन्हें लगता है कि निजी कंपनियां ज्यादा बेहतर काम कर सकती हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं जिस दिन ऐसा होगा, अभी तो जीवन के अधिकार के तहत पानी का भी अधिकार आपको मिला हुआ है, पानी पीने का, पानी मिलने का अधिकार, लेकिन जब आप निजी कंपनियों को सौंप देंगे तो कंपनियां इसका निजी या मनमाने हिसाब से अपने प्रॉफिट के हिसाब से दाम देंगी, तो आम आदमी इन चीज़ों को कहाँ से पूरा कर पाएगी, या सरकार इस पर सब्सिडाइज करेगी तब कंपनी पानी उपलब्ध कराएगी। ठीक वैसे भी आपने देखा होगा कि आज पानी सरकार अगर इस सारा काम, ये सभी काम, स्वास्थ्य क्षेत्र का काम हो, चाहे बात करें हम स्वच्छता क्षेत्र के अभियान हो, चाहे पानी के हो, तो अगर शिक्षा हो, ठीक, तो कई इलाकों में तो सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों के काम हैं, लेकिन जन सुविधाएं अगर सरकार प्राइवेट सेक्टर में या कंपनीज को सौंप देगी तो फिर सरकार के पास ऐसे कौन से काम रह जाएंगे। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस विभाग है, प्रशासन विभाग का काम अपना प्रशासनिक अधिकारी देखता है, तो हमें सरकार की क्या आवश्यकता है कि सरकार को बैठने के लिए सिर्फ संसद में काम फाइलों में देखना है। संसद को अपने जनप्रतिनिधियों को मूलभूत आवश्यकताएं मुहैया कराना भी है, और जो सरकार मुहैया नहीं भी करा रही है उनको भी देखना है कि उनको वो पूर्ति अगर मिल रही है, अगर उन तक वो पहुंच है, उनकी वो पहुंच है, किसी के माध्यम से वो पूर्ति हो रही है, तो वो उन तक पहुंच रही है कि नहीं हो रही, उनकी जन समस्याएं क्या हैं, ये भी प्रतिनिधित्व का काम है, प्रतिनिधि का काम है, सरकार का ही काम है। तो सरकार इन कामों को तो मिनिमम देखनी पड़ेगी, और विश्व के जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं या जितने भी देश हैं, अगर जन सुविधाएं हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे रेलवे हो, जब प्राइवेट सेक्टर में गए हैं तो ऐसा एनालिसिस है, ठीक है, रिपोर्टें हैं ऐसी कि उन्हें घाटा उठाना पड़ा है, अंततः सरकार को अपने हाथों में ये काम वापस लेने पड़े हैं। इसलिए सरकारों को ये काम बड़े सोच समझ के निजी क्षेत्र के लोगों के हाथों में सौंपना चाहिए। आगे बात करते हैं इस दलील की, आगे हम बात करें अगर इस दलील की रोशनी में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए कि दुनिया भर में जल पूर्ति की जिम्मेदारी सरकार पर रही है। ठीक है, दुनिया भर में जल पूर्ति की जिम्मेदारी सरकार पे रही है। निजी जल आपूर्ति व्यवस्था के उदाहरण बहुत कम है। आपको पहले ही बताया कि जब ऐसी व्यवस्थाएं उत्पन्न हुई हैं, वहां क्या हुआ, अव्यवस्था उत्पन्न हुई है या टैक्स ज्यादा देने पड़े आम जनता को। वो एक जन सुविधा, जैसा आप पैसा पे करेंगे वैसी आप जन सुविधा प्राप्त करेंगे, तो इसमें असमानता का भाव पैसा हो जाएगा। तो जिनके पास पैसा नहीं वो कहाँ से फुलफिल करेंगे, जबकि पानी का अधिकार जीवन के अधिकार के तहत है। ठीक है, तो अब आगे बात करें, दुनिया में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सार्वभौमिक जल आपूर्ति की सभी लोगों तक पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं, इसे उदाहरण में दिखाएंगे आपको कि नीचे बॉक्स में है। आप एक ब्राजील का एक शहर है, उस पर चर्चा करेंगे कि वहाँ की शहर में किस तरीके से काम किया और आज स्वच्छ पानी आम लोगों तक, सभी लोगों तक पहुंच चुके हैं। अगर सरकार जल आपूर्ति की जिम्मेदारी से हाथ खींच लेगी तो क्या होगा, आपको लगता है कि ये कदम सही होगा? ठीक है, तो अगर इस पर क्वेश्चन बनाना चाहें कि आप इस राय से सहमत हैं कि अगर सरकार जल ही जीवन है और जल का अधिकार जीवन के अधिकार के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर व्यक्ति को मिला हुआ है, अगर सरकार यह कदम अपनी खींच ले, इस काम को अगर वो
किसी कंपनी के माध्यम से करती है, तो क्या आपको लगता है कि ये उसका सही कदम होगा? चर्चा कीजिए। ठीक इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बन सकता है। अब हम जिस शहर की बात कर रहे थे, पोर्टे एलेग्रे में सार्वजनिक जल आपूर्ति। पोर्टे एलेग्रे ब्राजील का एक शहर है। इस शहर में बहुत सारे लोग गरीब हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के दूसरे ज्यादातर शहरों के मुकाबले यहाँ से मृत्यु दर बहुत कम है, क्योंकि इस मृत्यु दर में पानी की बहुत बड़ी भूमिका होती है कि बहुत जल्दी उनको टाइफाइड, निमोनिया जो भी चीज़ें होती हैं, तो वो क्या होगा, जैसा पानी संक्रमित होगा, स्वच्छ होगा तो बहुत कम होगा। तो उस मृत्यु दर बहुत कम है। यहाँ नगर जल विभाग ने सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया करा दिया है। शिशु मृत्यु दर में गिरावट के पीछे यह सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, यहाँ पानी की क्या है, यहाँ पानी की औसत कीमत कम रखी गई है और गरीबों से केवल आधी कीमत ली जाती है। विभाग को जो भी फायदा होता है उसका इस्तेमाल जल आपूर्ति के सुधार में किया जाता है। जल विभाग का काम पारदर्शी ढंग से चलता है। विभाग का कौन सी योजना हाथ में लेनी चाहिए, इस बारे में लोग मिलकर तय करते हैं। जनसभाओं में जनता प्रबंधकों का पक्ष सुनती है और जल विभाग की प्राथमिकताएं तय करने में बोर्ड के जरिए फैसला करती है। एक तरीके से आपने देखा होगा क्या कि गांधी जी वाला जो है ना, क्या हर स्तर पर सरकार, हर स्तर पर जनता की भागीदारी, इस चीज को अगर देखें तो पोर्ट एलेग्रे में सार्वजनिक जल आपूर्ति में देखने को मिलती है कि वहाँ हर व्यक्ति को पानी को, स्वच्छ पानी की पहुँच हो, तो गरीबों से आधी कीमत ली गई। ठीक है, विभाग से जो फायदा हो, इसके जल आपूर्ति में सुधार किया गया, पारदर्शी ढंग से चलता है। कौन सी योजनाएं लेनी चाहिए, इसके लिए लोग मिलकर क्या विभाग के साथ बातचीत करते हैं, बात करते हैं। जनसभाओं में प्रबंधकों के पक्ष सुनती भी है और जल विभाग की प्राथमिकताएं तय करने में बोर्ड के जरिए क्या फैसला करती है। तो हर स्तर पर जनता की भागीदारी आपको दिख रही है। ठीक है, एक तरीके से भारतीय संविधान के आर्टिकल 40 की बात कर सकते हैं, जो गांधी जी द्वारा है। ठीक, हम यहाँ 73वें संविधान वो क्या नाम कह सकते हैं कि हम यहाँ पंचायत की बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ आर्टिकल 40 की बात कहेंगे। पंचायत का जो हर स्तर पर जनता की भागीदारी की बात है, गांधी जी ने उसमें कही है। बस उतना कह सकते हैं। जल आपूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंपी गई है। ऐसे कुछ मामले में पानी की कीमत में भारी इजाफा हुआ है। इस कारण बहुत सारे लोगों के जरिए पानी का खर्च उठा पाना संभव नहीं हो पाया है। आपने देखा होगा जब प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां बोतलबंद पानी बेचती हैं, 1 लीटर पानी की कीमत 20 रुपए रखती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक आम आदमी डेली ये कीमत कैसे वहन करेगा, जबकि एक व्यक्ति को मिनिमम 3 से 4 लीटर मिनिमम पानी पीना होता है। गर्मियों में यह और भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक, ऐसे शहर में लोगों विशाल प्रदर्शन हुए। अब आगे देख सकते हैं बोलिविया आदि देशों में दंगे भी फैले, जिसके दबाव में सरकार ने जल आपूर्ति व्यवस्था निजी हाथों से लेकर दोबारा अपने हाथों में ले ली। ठीक, आपने देखा होगा ऐसे और भी जल स्वास्थ्य सुविधाएं हैं जो सरकार ने अपने हाथों में लेने पर विवश हो गई। वहाँ दंगे नहीं हुए, लेकिन घाटे में चली गई वो व्यवस्थाएं। जैसे अमेरिका में रेलवे विभाग देख लीजिए, ठीक, और सारे देशों में देख लीजिए, बहुत सारी सरकार ने ऐसे विभाग अपने हाथ में वापस लिए हैं। भारत में सरकारी जल विभागों की सफलता के कारण सफलता के कई उदाहरण रहे हैं, लेकिन ये उदाहरण बहुत कम है और उनकी सफलता कुछ क्षेत्रों में ही सीमित दिखाई देती है। मुंबई का जल आपूर्ति विभाग अपने खर्चे को पूरा करने के लिए जल शुल्क के जरिए पर्याप्त पैसा जुटा लेता है। हाल ही की एक रिपोर्ट से पता चला है कि हैदराबाद में जल विभाग के दायरे में इजाफा हुआ है, उसकी आमदनी बढ़ गई है। आपने देखा होगा कि सीमित दिखाई देती है, जैसे मुंबई में जल आपूर्ति विभाग अपने खर्चे पूरा करने में जल शुल्क के जरिए पर्याप्त पैसा जुटा देती है। आपने देखा होगा जो दिल्ली नगर निगम है, उसका अपना बजट इतना बड़ा होता है कि अगर देखा जाए कि दक्षिण अफ्रीका की एक शहर, कुछ देशों का जो बजट होता है, कभी कभी वो कुछ ऐसे भी देश हैं अफ्रीका महाद्वीप में, उनका जो बजट है वो अपने मुंबई शहर के नगर निगम के बजट के बराबर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि मुंबई नगर निगम का एक जो बजट होता है वो कितना बड़ा होता होगा। आप इसका अंदाजा लगाइए और चेक करिए कितना बड़ा बजट होगा। ठीक, पूरा करने के लिए जल शुल्क भी वो लेती है और उससे पर्याप्त पैसा भी जुटाती है। हाल की एक रिपोर्ट से पता चला है कि हैदराबाद जल विभाग ने अपने दायरे में इजाफा कर दिया, उसकी आमदनी बढ़ी है, मतलब उसने अपने जल विभाग के दायरे, मतलब या तो पानी की सप्लाई बढ़ाई है, लोगों से उसके
टैक्स बढ़ा दिए हैं, मीटर लगा दिए होंगे, पानी जितना खर्च करोगे उतना पैसा देना पड़ेगा, इस चीज़ में उसकी आमदनी बढ़ी होगी। यही काम आपको दिल्ली जल विभाग में भी दिखेगा। चेन्नई में जल विभाग में वर्षा जल संचयन की कई योजनाएं शुरू की गई हैं। ठीक है, जल विभाग ऐसी योजनाएं भी लोगों तक पहुंचाती है ताकि जिन क्षेत्रों में भूमिगत जल स्तर नीचे गिर गया है उनमें भूमिगत जल स्तर को सुधार लाया जा सके। वहां पानी की ढुलाई और वितरण के जरिए निजी कंपनियों के लिए वो सेवाएं दी जा रही हैं, लेकिन पानी के टैंकरों की तरह सरकारी जल आपूर्ति विभाग ही तय करता है और उन्हीं वही उन्हें काम करने की इजाजत देता है, इसलिए इन टैंकरों को अनुबंधित कहा जाता है। अगर हम बात करेंगे, ठीक है, इन टैंकरों को अनुबंधित कहा जाता है। अब ऊपर के भाग में आए मुख्य विचारों पर चर्चा करें। जल आपूर्ति में सुधार के लिए आपकी राय में क्या क्या किया जा सकता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि पानी और बिजली जैसे संसाधनों को बचाना सार्वजनिक परिवहन साधनों को ज्यादा इस्तेमाल करना बेहतर है? आप इसमें विचार कीजिए। ठीक, कौन कौन सी चर्चा है आपकी। अब हम बात करते हैं मुंबई के उपनगरीय रेलवे की एक अच्छी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है। यह दुनिया का सबसे घना यातायात मार्ग है। यह रेलवे के हर रोज 65 लाख यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। 300 किलोमीटर का नेटवर्क है। चलती हैं ट्रेनें, स्थानीय ट्रेनें एक दूसरे के दूर रहने वाले लोगों उस शहर में काम ढूंढने आते हैं। गौर करें कि रहन सहन में भारी लागत के कारण साधारण मेहनतकश लोग शहर में नहीं रह सकते। कारण है इसलिए वे अपने शहरों या छोटे शहरों की ओर, गंतव्य की ओर वापस लौट जाते हैं। आपने देखा होगा मेमो ट्रेनें या लोकल ट्रेनें जो चलती हैं, जैसे हम बात करें दिल्ली से अलीगढ़ के बीच क्या है, लोकल ट्रेन मेमो चलती हैं। कानपुर लखनऊ के बीच मेमो ट्रेनें चलती हैं। ठीक है, इलाहाबाद लखनऊ के बीच मेमो ट्रेनें चलती हैं। ऐसे ही कुछ ऐसे शहर हैं जिनके बीच की दूरी 1 या 2 घंटे की है, उन पे लोग एक शहर से दूसरे शहर में काम करें और अपने शहर को वापस अपने घर में वापस आ सके। ऐसे बहुत सारे शहरों में आपको ऐसी सेवाएं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं। ये क्या है? ये जन सुविधाएं हैं। इनकी कीमत भी सरकार ने कम रखी है। कारण इसका ये है कि अगर ये लोग वहीं जाकर बस जाएंगे तो सरकार को उस शहर में वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पड़ेंगे, उसमें खर्च ज़्यादा होगा। दूसरा, परिवहन के नए साधन भी इस माध्यम से विकसित होंगे, आवाजाही भी लोगों की होगी, सरकार की इनकम भी बनी रहेगी। ये भी एक पार्ट दे सकते हैं हम आगे। अब स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं पर हम विस्तार करें। ठीक है, ये देखिए मोदी सरकार के समय लाया गया था। ठीक, लेकिन अछूतों की शिकायतों को याद कर महात्मा गांधी के बाद राजकोट संधि 1986। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं पीने के पानी के अलावा यह भी जरूरी है पीने से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। लेकिन भारत में स्वच्छता सुविधाओं का दायरा तो जलापूर से भी छोटा है। 2001 के सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि भारत के 68% परिवारों के पास पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, जबकि स्वच्छता सुविधाएं घर के भीतर शौचालय 36% परिवारों के पास उपलब्ध है। यहाँ भी ग्रामीण और शहरी इलाकों के गरीबी की स्थिति ज्यादा कमजोर दिखाई देती है। आप देख सकते हैं इस चीज को। गैर सरकारी संगठन सुलभ इंटरनेशनल, ठीक, ये क्या है? विद्याश्री पाठक का है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। 3 दशक से निम्न जाति निम्न आय वर्ग के लोगों के सामने मौजूदा स्वास्थ्य के अभाव की समस्याओं से निपटने की एक कोशिश कर रहा है। इस संगठन ने 75,000 से ज्यादा सार्वजनिक शौचालय इकाइयां, 12 लाख से ज्यादा निजी शौचालय बनवाए हैं, जिनमें से 1 करोड़ लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। सुलभ सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर लोग गरीब वर्ग के मेहनतकश वर्ग के लोग आते हैं। सुलभ ने सरकारी पैसे से शौचालय इकाइयां बनाने के लिए नगर पालिकाओं, अन्य स्थानीय निकायों के साथ कई कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। स्थानीय विभाग इन सेवाओं की स्थापना के लिए जमीन और पैसा मुहैया कराते हैं। ठीक है, स्थानीय विभाग इसकी करते, जबकि रखरखाव की लागत कई बार प्रयोक्ताओं से मिलने वाले पैसे से पूरी की जाती है। जैसे आपने देखा होगा जो सुलभ शौचालय शहरों में होते हैं तो वहाँ क्या होता है, उनका कुछ शुल्क लिया जाता है। उसी शुल्क के पैसे से वहाँ बैठा व्यक्ति की क्या होता है, तो पैसे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस होते हैं। दूसरा उसको फिर उनको उसी से सैलरी मिलती है, उसी की रखरखाव और सफाई पूरी की जाती है। शौचालय के इस्तेमाल पर 1 रुपया, शहरों में शौचालय के इस्तेमाल पर 1 रुपया शुल्क लिया जाता है, लेकिन अलग अलग टाइप से अलग अलग है। अगली बार जब आप सुलभ शौचालय को देखेंगे तो हो सकता है खुद से यह जानना चाहें कि शौचालय कैसे होते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव से लोगों के जीवन प्रभावित होता है? कैसे होता है?
आपको ऐसा क्यों लगता है? इससे औरतें और लड़कियों पर ज्यादा असर पड़ेगा क्या? ठीक, ऐसा आपको क्यों लगता है इससे? क्योंकि क्या होता है, सबसे ज्यादा महिलाओं, औरतों को, लड़कियों को शौचालय की जिसे कहें पुरुष को तो ये कहा जाता है कि वो कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन महिलाएं बेचारी कहीं कैसे जाएंगी? तो इस चीज़ को भी ऐसे मान सकते हैं, जैसे इसे हम बात करें अगर एडवर्टाइजमेंट के तहत लोग कई बार की अगर पुरुष कहीं तो बगैर की महिलाओं का तो ख्याल रखो, महिलाओं के लिए तो स्वास्थ्य क्या है, महिलाओं के अधिकारों के लिए क्या है, शौचालय बनवाइए। ठीक है, कई बार ऐड आते हैं जिन घरों में शौचालय नहीं है वहाँ क्या है, महिलाएं शादियां तोड़ देती हैं, ऐसे ऐड भी आते हैं और ऐसे केस भी आते हैं, आपको समाचार में देखने को मिलेंगे। तो आप इस चीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं। दूसरा, आप इस चीज़ को इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आपको लगता है कि समुचित स्वच्छता सुविधाओं के अभाव में लोगों का जीवन कैसे प्रभावित होगा। आप बताइए, अगर लोग खुले में शौच जाएंगे तो क्या होगा, लोगों के पास बीमारियां फैलेंगी, आसपास मवेशियों पे बीमारियां होंगी, ठीक, संक्रमण फैलेगा, पानी प्रदूषित होगा, हवा प्रदूषित होगी, ठीक, बहुत सारी बीमारियां भी फैलती हैं, आपको पता है चीज़ों से। 2001 की जनगणना के अनुसार 44% ग्रामीण घरों में बिजली पहुंच चुकी है। इसका मतलब यह है कि अभी 7 करोड़ 80 लाख परिवार गाँव से अंधेरे में हैं। ठीक, अब घर घर बिजली की योजना कंप्लीट हो चुकी है। शायद ही आए तो कोई देश के कोई गांव ऐसा हो जहां बिजली ना पहुंची हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अब बहुत कम संभावना है। सरकार ने अपने लक्ष्य को लगभग पूरा प्राप्त कर लिया है। अब निष्कर्ष की बात करें, अगर जल सुविधाओं का संबंध हमारी बुनियादी जरूरतें से होता है, भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इस प्रकार की एक अहम जिम्मेदारी यह भी बनती है कि प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जल सुविधाएं मुहैया करवाए कौन, सरकार। ठीक, तो आपके पास अगर आपके पास कोई जल सुविधा नहीं है, जैसे पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि अधिकार, तो आप इस जीवन के अधिकार का हिस्सा है, आपको नहीं मिल रहा, आप एक PIL कार्ड पे लिखिए और सीधे अपने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भेज दीजिए। जल सुविधा का आपका अधिकार है, सुनने की मौका मिलेगा, सरकार से सवाल जवाब होगा, आपको वो सुविधाएं मिलेंगी, आपके साथ साथ अन्य लोगों को भी वो सुविधाएं उपलब्ध होंगी और आपका नाम उसके तहत फेमस हो जाएगा। आप भी करिए ऐसे, अपने अधिकारों को जानिए। अब बात करते हैं हम, लेकिन इस मोर्चे पर संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। आपूर्ति में कमी है, वितरण में भारी असमानता दिखाई देती है। महानगरों और बड़े शहरों के मुकाबले कस्बों और गाँव में तो इन सुविधाओं की स्थिति और भी खराब है। हम जानते हैं कि संपन्न बस्तियों के मुकाबले गरीब बस्तियों में सेवाओं की स्थिति कमजोर है। हम ये भी जानते हैं कि संपन्न बस्तियों के मुकाबले गरीब बस्तियों में क्या है, सेवाओं की स्थिति कमजोर है। इन सुविधाओं में निजी कंपनियों को हाथों में देने से समस्या हल होने वाली नहीं है कि किसी भी समाधान में इस महत्वपूर्ण तत्व को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि देश के प्रत्येक नागरिक को इन सुविधाओं का पाने का अधिकार है, ठीक, जीवन का अधिकार है, क्योंकि ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं। जल सुविधाएं, उसे ये सुविधाएं समतापरक ढंग से मिलनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए सरकार जो ये सुविधाएं प्राप्त करती है वो सभी को समान भाव से वितरित करती है। तो जैसे अब रोड बनी है तो उसमें सभी लोग चलेंगे, अगर पानी है, पाइपलाइन बिछी है तो सभी को पानी लाइन मिलेगा, स्कूल है तो सभी को शिक्षा मिलेगी। ठीक, ये समतापरक ढंग से मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अभ्यास प्रश्न। क्या आपको लगता है कि दुनिया की निजी जल आपूर्ति के उदाहरण कम है? दुनिया में निजी जल आपूर्ति के उदाहरण कम है। ठीक है, पहले तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिखेंगे, अगर पूछा जाए कि सार्वजनिक जन सुविधाएं क्या होती हैं और दुनिया भर में क्या जन सुविधाओं को सरकार द्वारा ही उपलब्ध कराई जाती हैं? अगर नहीं, ऐसे कह सकते हैं, जल सुविधाएं क्या होती हैं और ये अधिकतर देशों में अधिकतर जल सुविधाएं सरकार द्वारा ही उपलब्ध कराई जाती हैं। कारण की चर्चा कीजिए, साथ ही ये भी बताइए कि दुनिया में निजी जल आपूर्ति या निजी जल सुविधाएं मतलब क्या सरकार क्या दुनिया में निजी जल सुविधाएं निजी कंपनियों के माध्यम से या निजी जल सुविधाओं निजी जल सुविधाएं नहीं कहेंगे, फिर से इस क्वेश्चन को बनाते हैं आपके लिए, फिर से लिखते हैं भाई। तो जल सुविधाएं क्या होती हैं
परिभाषित कीजिए और ये भी बताइए कि सरकार जन सुविधाओं के माध्यम से आम जरूरतों को कैसे पूरा करती है। क्या दुनिया में ऐसे उदाहरण हैं जिन निजी माध्यम से जन सुविधाएं आपूर्ति की जा सके, या क्या यह संभव है? आप चर्चा कीजिए। आपको लगता है चेन्नई में सबको पानी की सुविधा उपलब्ध है, पानी के खर्चे उठा सकते हैं? चर्चा कीजिए। खास कोई क्वेश्चन नहीं है, आपको कह सकते हैं अगर क्वेश्चन हम बदल दें इसको तो कि भारतीय संविधान में जीवन के अधिकार के तहत सभी को पानी की मिलने का अधिकार है, और ये जन सुविधा पानी क्या है, जन सुविधा का हिस्सा होते हुए सरकार की ये जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति को समतापरक ढंग से जल पानी की उपलब्धता कराए। सरकार द्वारा अभी तक क्या क्या कदम उठाए गए इसके लिए चर्चा कीजिए। किसानों द्वारा और चेन्नई के जल आपूर्ति को पानी बेचने से स्थानीय लोगों पर क्या असर पड़ रहा है? आपको लगता है कि स्थानीय भूमिगत पानी की इस दोहन का विरोध कर सकते हैं? क्या सरकार इस बारे में कुछ कर सकती है? हम बात कर सकते हैं इसमें अगर कि आज जन सुविधाएं के माध्यम सरकार जन सुविधाओं के माध्यम से सभी व्यक्तियों को समतापरक ढंग से सेवाएं उपलब्ध कराती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन जन सुविधाओं के माध्यम से कुछ नेचुरल जिसे कहते हैं इस हमारे संसाधन क्या होते हैं, हमारे भू संसाधन का भारी मात्रा में दोहन होता है, जिससे इसका स्थानीय लोगों पर बुरा असर पड़ता है। इसके लिए सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं चर्चा कीजिए। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। ऐसा क्यों है कि ज्यादातर निजी अस्पताल और निजी स्कूल कस्बों और ग्रामीण इलाकों के बजाय बड़े शहरों में भी हैं? ठीक है, शिक्षा के अधिकार के तहत सभी को शिक्षा पाने का अधिकार है, और भारतीय संविधान में आर्टिकल 21 के तहत सभी को आज शिक्षा मूल अधिकार के रूप में उपलब्ध है। इसके बावजूद भी निजी और ग्रामीण कस्बों में आप ये असमानता, शिक्षा में निजी असमानता क्यों दिखाई पड़ती है, इसके क्या कारण है, आप चर्चा कीजिए। इस क्वेश्चन को आप इस रूप में सोचकर लिखें, अच्छा रहेगा। क्या आपको लगता है कि हमारे देश में जन सुविधाओं का वितरण पर्याप्त और निष्पक्ष है? ठीक है, तो हम यहाँ कहेंगे आप इस बात के इस क्वेश्चन को आप क्या आपको लगता है, इस क्वेश्चन को आप हूबहू लिखिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को यूपीएससी ऐसे ही पूछ सकती है। बिल्कुल यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन है स्टेट पीसीएस का। आपके इलाके के पानी, बिजली आदि जन सुविधाओं को देखें, क्या उनमें कोई सुधार की गुंजाइश है? आपकी राय में क्या किया जाना चाहिए? तो हम आपसे कहें अगर कि जन सुविधाएं क्या होती हैं, और जन सुविधाओं में सरकार द्वारा सुधार के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, आपकी राय अपना उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, ऐसे इसको लिखिए। अब देखिए, क्या आपके इलाके में सभी लोगों को उपरोक्त जन सुविधाओं में समान रूप से इस्तेमाल करते हैं? विस्तार से बताएं। जनगणना के साथ अगर जन सुविधाओं में भारी आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं, फिर शिक्षा के साथ चर्चा करें जनगणना का काम और कब से किया जाता है। ठीक, इस चीज को अभी इसे लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम अगर और आगे लिखें कि इस क्वेश्चन को इसी तरीके से लिखें, ज्यादा कुछ नहीं है। और हमारे देश में निजी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, तकनीक और व्यावसायिक शिक्षण संस्थान कुछ बड़े पैमाने पर खुलते जा रहे हैं। दूसरी तरफ सरकारी शिक्षा संस्थानों का महत्व कम होता जा रहा है। आपकी राय में क्या असर हो सकता है? ठीक, आप इस क्वेश्चन को भी ठीक क्या आप यहाँ लिख लें, अगर क्वेश्चन बदलने की आपको आशा हो। क्या आप इस बात से सहमत हैं? ठीक, आगे इस पूरे क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दीजिए। इसी तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन बनाती है और चर्चा कीजिए आप। ठीक, सो थैंक यू वाचिंग, मिलते हैं तब तक के, गुड नाइट।